आप सभी कैसे हैं? आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। हम आप लोगों के सामने यूपी टेट 2019 के मैथ के प्रश्न करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से एक एक प्रश्नों को करते रहिएगा। ठीक है, जैसे आप लोगों के सामने पहला प्रश्न ये रहा। ठीक है, पहला प्रश्न बोल रहा है कि किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, उससे पहले कुछ जानकारी सुन लीजिए, बस आप सुनते चलिएगा, बाद में सॉल्व करिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज के कुछ पार्ट हैं, जैसे आयत हुआ, वर्ग हुआ, समलंब हुआ, समचतुर्भुज हुआ, समांतर चतुर्भुज हुआ। ये किसके पार्ट हैं? चतुर्भुज के ही पार्ट है, चतुर्भुज के ही पार्ट है। ठीक है, उसमें से एक सवाल ये दिया है आयत के बारे में। ठीक है, तो आयत से उससे पहले कुछ जानकारी आयत के बारे में हम ले लेते हैं। ठीक है, कि आयत कहते किसे हैं, या आयत की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, जैसे ये पहला ये रहा हमारे पास एक आयत, हम बना देते हैं आपके सामने। ठीक है, ये रहा हमारा आयत। आयत कहते हैं कि आयत की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके आमने सामने की भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। अगर मान लीजिए L है तो ये भी क्या होगा, हमारा L होगा। अगर ये हमारा B है तो ये भी हमारा क्या होगा, B होगा। पहली प्रॉपर्टी ये होती है आयत की। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके कॉर्नर पे या फिर बोल लें कोने पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। इसके कोण पे, इसके कोनों पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का कोण बनेगा मेरे भाई? 90 डिग्री का। ठीक है, इसके कोने पे 90 डिग्री का कोण बनता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है आयत की कि इसके जो विकर्ण होते हैं ना, एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे विकर्ण का मतलब ये होता है कि एक कोने से लेकर ऐसी लाइन जो एक कोने से दूसरे कोने को मिला दे, ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो इसमें जो विकर्ण होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, जैसे ये रहा विकर्ण, ये रहा हमारा पहला विकर्ण, और ये हमारा रहा दूसरा विकर्ण। ये विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी ये होती है आयत की कि ये इनके जो विकर्ण होते हैं, ये जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। ठीक है, जैसे आप देखो, समझा देते हैं यहाँ पे, आप देखो बस। जैसे ये पहला विकर्ण ये रहा हमारा, ये हमारा पहला विकर्ण रहा। दूसरा विकर्ण ये रहा। ठीक है, ये विकर्ण जहाँ पे मिल रहे हैं ना, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। ठीक है, ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब ये होगा कि D1 इज इक्वल टू नॉट D2 होता है। मतलब D1 D2 आप जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी ये होती है कि इन जो ये विकर्ण होते हैं एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करते हैं। अर्थात ये विकर्ण जहाँ पे मिलते हैं वहाँ से जो विकर्ण है वो दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। जैसे मान लो आप यहाँ से ले पहले विकर्ण, यहाँ से लेके यहाँ तक के विकर्ण की लंबाई अगर 10 है तो ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 5, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5। अगर ये टोटल मान लेते हैं 20 रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 10, और ये भी कितना हो जाएगा, 10। समझ गए? चौथी प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी हो गई। छठवीं प्रॉपर्टी ये होती है विकर्ण की। छठवीं प्रॉपर्टी ये होगी, इसके पूछ देता है कि सर आयत का परिमाप बताइए। तो आयत का परिमाप का मतलब ये होता है कि चारों भुजाओं का माप ही क्या कहलाता है, आयत का परिमाप कहलाता है। अर्थात ये भी बोल सकते हैं कि चारों भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, आयत का परिमाप कहलाता है। तो हम चारों भुजाओं का योग करते हैं तो L + B + L + B, तो हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2L + 2B। ये किसके बराबर होगा, परिमाप की। ये किसके बराबर हो जाएगा, परिमाप के बराबर होगा। ठीक है, छठवीं प्रॉपर्टी ये होगी, पूछता है कि सर आयत का विकर्ण बताइए। तो विकर्ण का फार्मूला, विकर्ण निकालने का फार्मूला ये होता है कि विकर्ण निकालने का फार्मूला होता है, विकर्ण निकालने का फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का विकर्ण, कर्ण बोलिए या विकर्ण बोलिए, विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, सॉरी एक सेकेंड भाई, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसके बराबर होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, विकर्ण भी और पूछता है
सातवां प्रॉपर्टी ये होता है कि पूछता है सर इसका क्षेत्रफल बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, ये थे आयत की कुछ प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं सीधे सवालों पे। ठीक है, एक बार फिर से हम बता देते हैं, एक बार ध्यान से दीजिए। आयत का मतलब होता है ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ऐसी आकृति को हम बोलते हैं आयत। आयत की कुछ प्रॉपर्टी होती है, इनके कोनों पे, इसके फिर ऐसे बोले इसके कॉर्नर पे, हमेशा आयत के कॉर्नर पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये इनके जो विकर्ण है जहाँ पे एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे यहाँ पे ये मिल रहे हैं, जहाँ पे ये एक दूसरे से मिलते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। चौथी प्रॉपर्टी ये होगी कि विकर्ण जहाँ पे मिलते हैं वहाँ से ये दो बराबर भागों में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। उसके बाद परिमाप आप जानते हो कि चारों भुजाओं का माप ये क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। जैसे L + B + L + B, इनको सबको ऐड करेंगे तो 2L + 2B हो जाएगा। विकर्ण कर्ण बोलते हैं या विकर्ण बोल लो, तो कर्ण का फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। क्षेत्रफल का फार्मूला आप जानते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, ये आयत की कुछ प्रॉपर्टी थी जिसे आप जान गए। अब हम चलते हैं सीधे सवाल पे। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, रब कर देते हैं। अब देखो सवाल कह रहा है किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है। विकर्ण हमने समझा दिया, सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं। ठीक है, ठीक, कह रहा है किसी आयताकार खेत का विकर्ण। विकर्ण का मतलब ये होता है ना कि एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली लंबाई क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। अगर विकर्ण दिया हुआ हमारा कितना है, विकर्ण बोले या फिर हम इसको बोल सकते हैं कर्ण। कर्ण कितना दिया हुआ है, 17। अगर ये कर्ण है तो ये हमारा क्या होगा, लंब होगा, और ये हमारा क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, विकर्ण दिया है, कितना दिया है, 17 मीटर। ठीक है, परिमाप दिया है। परिमाप का मतलब ये होता है ना कि चारों किनारों का माप। अगर मान लेते हैं अगर ये L है तो ये भी क्या रहा होगा, L, क्योंकि हमने आयत के बारे में बताया कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है ना। अगर ये L है तो ये L, और ये B है तो ये भी क्या होगा, हमारा B होगा। ठीक है, तो परिमाप कितना दिया, सबसे पहले परिमाप देख लेते हैं। परिमाप कितना दिया है, 46। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, सबको ऐड करेंगे, L + B + L + B, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2L + 2B बराबर कितना दिया हुआ है, 46। ठीक है, दो कॉमन कर लेते तो ये हो जाएगा L + B बराबर कितना हो जाएगा, 46। तो L + B बराबर कितना आ जाएगा, 2 से अगर कट करें तो ये हो जाएगा 23। तो L + B बराबर कितना आ चुका, 23। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा दिया उसने कि किसी आयताकार खेत का विकर्ण। विकर्ण का मतलब ये होता है कर्ण का, विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होगा। तो कर्ण हमारे में दिया कितना हुआ है, 17। तो 17 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा L² + B का स्क्वायर। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करते हैं, या तो फिर ऐसे दो वैल्यू पुट करो कि जिनको जोड़ने पे 23 आ जाए और जिनका वर्ग करने पे 17 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भैया, 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, ऐसे दो नंबर लेते हैं जिनको जोड़ने पे 23 आ जाए और स्क्वायर करने पे 289 आ जाए। ठीक है, तो अब करते क्या है, या तो ऐसे नंबर ढूंढो या तो फिर हल करते हैं क्या, इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइडों का हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड का हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइडों का हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा L + B का होल स्क्वायर क्या होता है, L² L का स्क्वायर L² + B² + 2LB एक सेकेंड भाई, L2 ये हो जाएगा L² + B² + 2LB बराबर किसके हो जाएगा, 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। ठीक, अब यहाँ पे सब देखो, L² + B² का मान कितना हमारे पास दिया है,
289, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहाँ पे मान कितना हो जाएगा 289 प्लस 2LB बराबर कितना दिया है 529। तो 2LB बराबर कितना हो जाएगा 2LB बराबर हो जाएगा 529 माइनस 289 करेंगे तो 9 से 9 चला गया 0, 12 में से 8 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, तो 2LB बराबर कितना आ गया 240। तो LB बराबर कितना 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना की 4, तो L इंटू बी बराबर कितना आ गया 120। जहाँ पे L क्या था हमारा, L हमारा क्या था लंबाई थी, B क्या थी हमारी आधार थी या फिर चौड़ाई थी। तो क्षेत्रफल का फार्मूला भी क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसको हम बोल सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना आ गया 120। और क्षेत्रफल का भी फार्मूला क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ना ऐसे लंबाई भी कितना हो गया L, चौड़ाई भी कितना, चौड़ाई या आधार बोल लेते हैं, किसके बराबर होता है फार्मूले के क्षेत्रफल के। तो क्षेत्रफल कितना आ चुका है 120, तो क्षेत्रफल हमारा कितना आ चुका है 120। तो राइट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं या फिर देख लो आप समझ लो। ठीक है, रफ कर देते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न ये रहा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें सही कथन को ढूंढना है, किसमें से सही कथन कौन सा होगा। ठीक है, कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। इससे पहले कुछ जानकारी देख लो आप मेरे भैया। ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं जहाँ पे गैप होगा। 1 न तो भाज्य है, 1 न तो भाज्य है, 1 न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक ऐसा नंबर होता है न तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। ठीक है, दूसरी बात, एक होता है भाज्य संख्या, एक पूछता है कि भाज्य की संख्या क्या होती है और एक दूसरा पूछता है कि अभाज्य क्या होती है, तीसरा पूछता है कि सअभाज्य क्या होता है, और एक होता है ट्विन प्राइम नंबर, एक होता है ट्विन प्राइम नंबर। इसे हम बोलते हैं हिंदी में जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, इनके बारे में हम कुछ बता देते हैं। भाज्य का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से भी कटे और साथ ही साथ दूसरी संख्याओं से भी कट जाए, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे 4, 6, 9, 10 ये कैसी संख्या है भाज्य संख्याएं। देखो आप 2, 4 जो है 2 से भी कट होता है और 4 से भी कट जाएगा। 6 देखो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। 9 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। 10 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। कहने का मतलब मेरे ये है कि भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो स्वयं से भी कटती और दूसरे नंबरों से भी कट जाए, वो संख्याएं कैसी कहलाती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का मतलब ये होता है ऐसी संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से कटती हों, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से कटती हो, किसी दूसरे नंबर से न कटती हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। इन दोनों में बस ये याद रखिए कि एक को छोड़कर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से कटती हो, जैसे 2, 3, 5, 7 ये कैसी संख्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब तीसरा है कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सअभाज्य का मतलब होता है ऐसी कोई सा भी नंबर, ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना होता हो, या फिर बोल सकते हैं ऐसी दो संख्याएं जिनका मौसा क्या हो एक होता हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं सअभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे 2 और 3 क्या है सअभाज्य संख्या है। ठीक है, 3 और 4 क्या है सअभाज्य संख्या, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, या फिर बोल सकते हैं 2 और 3 का मौसा 1 और 3 और 4 का मौसा भी क्या होगा 1। ठीक, अब चलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम का नंबर का मतलब होता है ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, कैसी संख्याएं अभाज्य संख्या, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनमें के बीच का अंतर कितना हो 2, जिनके बीच का अंतर कितना आता हो 2, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जैसे 3
और 5 क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। देखो इनके दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों के बीच का अंतर भी कितना है, 2। और कौन सा ट्विन प्राइम नंबर हो सकता है, 5 और 7 हो सकता है। देखो ये भी दोनों कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है और इनके बीच का अंतर भी कितना है, 2 का ही है। ठीक है, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, समझ गए होंगे तो नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं प्रश्न पे। ठीक है, रब कर देते हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न में। ठीक है, कह रहे हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। हमने अभी बताया कि 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। 1 न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या, लेकिन यहाँ पे बोला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। ये क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर ये क्या है, गलत है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न में बोल रहा है कि एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। कह रहा है एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। भाज्य का मतलब क्या होता है, भाज्य का मतलब ऐसी संख्या जो दूसरे से भी कट जाए। तो क्या ऐसी कोई संख्या है जो भाज्य संख्या है और साथ ही साथ विषम संख्या भी है? तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जो भाज्य भी हो और विषम संख्या भी हो? तो हम ले लेते हैं 9 एक ऐसी संख्या जो भाज्य भी है और साथ ही साथ क्या है, विषम संख्या। और भी सारे नंबर होंगे लेकिन अब हमने बस समझा दिया। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन कहीं ना कहीं सही है। तीसरे पर भी देख लेते हैं। कह रहे हैं कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब कहने का मतलब इसके ये है कि कोई सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। गेस करो, एक सम संख्या बताओ, क्या कोई सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती? सम संख्या हम ले लेते हैं 2 है, क्या ये अभाज्य संख्या नहीं है? ये अभाज्य, 2 सम संख्या भी है और साथ ही साथ अभाज्य संख्या भी है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन पे। कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव, मतलब हमेशा अभाज्य संख्या होगी। चेक कर लेते हैं, 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल, 2 अभाज्य संख्या मान लेते हैं, 2 अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या 2 और दूसरी मान लेते हैं 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा अभाज्य संख्या 2। कह रहे 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है। तो हमने 2 अभाज्य संख्याएं ले लिए, पहली 2, दूसरी हमने ले लिया 3, इनको ऐड करने पे कितना आ गया, 5 आ रहा है। ये अभाज्य संख्या है, यहाँ तक तो ये अभी फिलहाल सही है। फिर अगला अभाज्य संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 3 और दूसरा अभाज्य संख्या 5, इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8 आ रहा है। अब आप बताओ, क्या 2 अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पे हमेशा ही अभाज्य संख्या आ रही है? नहीं, एक यहाँ पे तो आ रही है लेकिन यहाँ पर भाज्य संख्या आ रही, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो ऑप्शन नंबर, इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, समझ गए? तो एक बार देख लीजिए, नहीं तो हम आगे चले। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, हम चले आगे। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। ठीक है, इसके लिए भी कुछ नियम है, देख लो, समझ लो। ये याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज के अंतः या कहीं पर भी किसी भी पॉलीगन में या किसी भुजाओं में अंतः एवं बाह्य कोणों का योग क्या होता है। पहले इसको पहला नियम ये लिखो कि अंतः प्लस बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होगा, अंतः प्लस बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होगा। दूसरा नियम ये लिख लो आप लोग कि हमेशा पूछता है कि अंतः कोणों का योग पूछता है कि अंतः कोणों का योग बताइए। तो अंतः कोणों का योग निकालने के लिए फार्मूला एक ये होता है 180 n माइनस 360, और कहीं कहीं पे ये भी लिखा है, अगर दोनों में 180 कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा, ये होगा n माइनस 2, कहीं कहीं ये पे भी लिखा होता है। तीसरा फार्मूला ये होगा, इसको भी आप नोट कर लो। पूछता है सर भुजाओं की संख्या बताइए, पूछता है कि सर जी भुजाओं की संख्या बताइए। तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला, इसको आप लिख लो 360 बटा में y कोण, 360 बटा में y कोण। ठीक है, चौथा
इसको यहाँ पे लिख लो। पूछता है सर जी विकर्णों की संख्या बताइए। आपके सवालों में आगे पूछेगा, आएगा सवाल हम दिखाएंगे, पूछेगा विकर्णों की संख्या बताइए। तो विकर्णों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है n-3/2। फार्मूला क्या होगा? n-3/2। जैसे आप क्वेश्चन, जैसे आप विकर्णों की संख्या, जैसे पूछता है कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण हैं, तो n जो है ना, n हमारी भुजाओं की संख्या होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी क्वेश्चन पूछ देगा कि सर जी चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो अब यहाँ से सॉल्व कर लो। चतुर्भुज में n मतलब चतुर्भुज का मतलब चतुर्भुज में कितने भुजाएं होंगी? 4। तो यहाँ पे रख लेते हैं 4। 4 - 3 करेंगे, बटा में कितना करेंगे? 2। सॉल्व करेंगे तो 4, ये होगा 4, और 4 - 3 कितना होगा? 1 बटा में 2। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे आप ध्यान से देते रहिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम समझाएंगे। अंतःकोणों का योग भी पूछ सकता है। जैसे पूछेगा सर जी त्रिभुज में अंतःकोणों का योग बताइए, तो यहाँ पे त्रिभुज पूछेगा सर जी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बताइए। त्रिभुज का मतलब यहाँ पे n की जगह क्या रख देंगे? 3। 3 - 2 कितना होगा? 1 180 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 180। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आगे, ठीक है। अभी फिलहाल नोट कर लो आप, हम चलते हैं, रब कर देते इसको, ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगले कह रहा है कि एक बहुभुज के अंत में वाह्य कोणों का अंतर। हमने अभी बताया कि अंतःकोण, अंत प्लस वाह्य कोणों का योग कितना होगा? 180 होता है। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? अंत माइनस वाह्य बराबर कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। एक काम करते, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो वाह्य से वाह्य कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अंत बराबर 2 अंतःकोण बराबर होगा, दोनों को जोड़ेंगे 180 में 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 240। 2 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अंतःकोण कितना आ जाएगा हमारा? अंतःकोण आ गया 120। अगर अंतःकोण 120 है तो वाह्य कोण कितना हो जाएगा? 60। अरे भैया हमने बताया कि अंतःकोण प्लस वाह्य कोण का योग हमेशा कितना होगा? 180 होगा। अगर मान ले तो अंतःकोण 120 आ गया, ठीक, तो वाह्य कोण कितना आ रहा होगा? 60, तभी तो दोनों का सम 180 होगा, ठीक। तो वाह्य कोण कितना आ गया? 60। हमसे पूछा क्या? बहुभुज में भुजाओं की संख्या। अभी हमने बताया भुजाओं की संख्या निकालने के लिए फार्मूला क्या था? भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या निकालने का फार्मूला क्या था? वाह्य कोण 360 बटा में कितना था? वाह्य कोण। यही फार्मूला था ना, 360 बटा में वाह्य कोण। तो ये रहा हमारा 360, और वाह्य कोण कितना आ चुका है? 60। सॉल्व कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। अर्थात भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा होगा? सी, ठीक है। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि एक सरल रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर बनती है। इस प्रश्न कहने का मतलब ये है हमारे। चलो इससे पहले कुछ जानकारी दे देते हैं, ठीक है। बिंदु, सबसे पहले बिंदु किसे कहते हैं? सबसे पहले बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु का मतलब ये होता है, ये रहा बिंदु। बिंदु का मतलब ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई न हो, या फिर कह सकते हैं ऐसी आकृति जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई और ना ही ऊंचाई हो, ऐसी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात पूछता है कि सर जी रेखा किसे कहते हैं? पूछता है कि सर जी रेखा किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, रेखा बिंदुओं के मिलने से क्या बनती हैं? रेखाएं बनती हैं। बिंदुओं के, जैसे इधर आप समझो, ये बिंदु है ना, ये सारे क्या हैं? बिंदु है। ये सारे क्या है? हमारे बिंदु है। तो ये कहीं ना कहीं बिंदुओं के मिलने से क्या बनती हैं? रेखाएं बनती हैं। रेखा की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, ऐसी लाइन या ऐसी आकृति जिसका न तो स्टार्टिंग पॉइंट हो और न ही
लास्ट पॉइंट हो। कहने का मतलब ऐसी आकृति जिसके ना तो लास्ट पॉइंट का पता हो और ना ही स्टार्टिंग पॉइंट का पता हो। मतलब करने का मतलब रेखा जो है ना दोनों साइड ही क्या होंगी, बढ़ती ही चलेंगी जाएंगी। मतलब इधर भी क्या होगी, बढ़ती ही चली जाएगी और इधर भी बढ़ती चली ही चली जाएगी। ना इसके स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में हमको जानकारी होगी और ना ही लास्ट पॉइंट के बारे में जानकारी है। ऐसी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा। ठीक है, अगला हम चलते हैं किरण पे। ठीक है, किरण का मतलब ऐसी रेखा जिसका एक पॉइंट पता हो, एक पॉइंट क्या हो, पता हो, लेकिन दूसरा पॉइंट हमें ना पता। मतलब एक साइड वो, कहने का मतलब ये होगा, किरण का मतलब कि एक साइड स्थिर होती है लेकिन दूसरे साइड क्या है, वो बढ़ती ही चली जाएगी। एक साइड फिक्स होता है लेकिन दूसरे साइड वो क्या होती है, बढ़ती ही चली जाएगी। ठीक है, ऐसी आकृति को हम क्या बोलेंगे, किरण बोलते हैं। ऐसी रेखा को क्या बोलते हैं, किरण। अब हम चलते हैं रेखाखंड पे। रेखाखंड, रेखाखंड का मतलब होता है ऐसी रेखा जिसकी दोनों ही ऐसी रेखा जिसको, इधर समझ पाओगे ऐसे, ऐसी रेखा जिसकी दोनों ही पॉइंट हमें क्या हो, पता हो, ऐसी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। फिर से एक बार समझना, बिंदु का मतलब ये होता है ऐसी आकृति जिसकी न तो लंबाई हो, न चौड़ाई और ना ही ऊंचाई हो, ऐसी आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे। रेखा का मतलब ये होता है इसके दोनों पॉइंटों के बारे में जानकारी ही नहीं होगी। ये दोनों साइड, ये इधर भी बढ़ती चली जाएगी और इधर भी ही बढ़ती चली, इसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है ये कहाँ तक जाएगी। ठीक है, किरण का मतलब ये होता है इसका एक पॉइंट, एक साइड का पॉइंट, इधर देखो आप, एक मिनट हम समझा देते हैं। किरण का मतलब इसका एक पॉइंट पता होगा लेकिन दूसरा पॉइंट हमें जानकारी नहीं होगी, ये दूसरे साइड वो बढ़ती ही चली जाएगी। ऐसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। रेखाखंड, रेखाखंड का मतलब होता है ऐसी रेखा जिसके दोनों पॉइंटों के बारे में हमें क्या हो, जानकारी हो। मतलब इसका एक इधर वाला साइड भी पता हो और ये कहाँ तक जाएगी इसके बारे में भी हमें जानकारी हो। ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे सवाल पे। सवाल क्या कह रहा था कि एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या क्या होगी। कहने का मतलब ये है कि एक जो सरल रेखा होती है वो कितने बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। अब आप बताओ, जब सरल रेखा के बारे में हमें जानकारी ही नहीं है कि वो कहाँ तक जाएगी तो कितने बिंदुओं से मिलकर बनेगी, इसके बारे में कोई जानकारी है, कोई जानकारी नहीं होगी। अर्थात ये कहने का मतलब ये असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी होगी। कितने बिंदुओं से मिलकर बनी होगी, असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी होगी। ठीक है, अब हम चलते अपने अगले प्रश्न पे। अगला बोल रहा है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या क्या है, 8 है। ऐसा पाइथागोरस त्रिक बताना है जिसकी सबसे छोटी संख्या क्या हो, 8 हो। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक के लिए एक फार्मूला एक नोट कर लेना, त्रिक निकालने के लिए, ट्रिपलेट निकालने के लिए। ठीक है, हम बता देते हैं यहाँ पे। ट्रिपलेट में अगर मान लो ट्रिपलेट निकालना है, ठीक है, अगर मान लो किसी त्रिभुज की पहली भुजा अगर सम संख्या हो, पहली भुजा क्या हो, सम संख्या हो, और दूसरी भुजा क्या हो, विषम संख्या हो, तो हम कैसे त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसे पता करते हैं। ठीक है, मान लो अगर मान लेते हैं त्रिभुज की पहली भुजा विषम संख्या है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए फार्मूला होगा n स्क्वायर माइनस 1/2 और तीसरी भुजा निकालने के लिए n स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक, अगर मान लेते हैं सम संख्या है, किसी त्रिभुज की पहली भुजा सम संख्या, तो फार्मूला कैसे निकालेंगे, ये होगा पहली भुजा होगी n, तो दूसरी भुजा होगी n/2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1 और तीसरी भुजा हो जाएगी n स्क्वायर n/2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो, मान लेते हैं किसी त्रिभुज की हमको निकालना है कि भुजा, ट्रिपलेट निकाला, मान लें कि इस त्रिभुज की पहली भुजा विषम संख्या हो, तो विषम संख्या हो और उसकी दो भुजाएं पता करनी हो। ये याद रखना, ये सबसे छोटी भुजा होगी, ये क्या होगी, सबसे छोटी भुजा होगी, और ये सबसे बड़ी भुजा होगी, ये क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी। ठीक है, इसमें भी ये याद रखना, ये क्या होगी, सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा होगी, और ये हमारी क्या होगी, सबसे
बड़ी भुजा होगी सबसे। ठीक, अब देखो मान लेते किसी त्रिभुज की पहली भुजा अगर विषम संख्या में, तो फार्मूला ये होगा n स्क्वायर माइनस 1/2 और n स्क्वायर प्लस 1/2। अगर मान लेते हैं किसी त्रिभुज की पहली भुजा सम संख्या में हो, तो इसके लिए पहली भुजा का सबसे छोटी भुजा होगी, ये होगी n, और दूसरी भुजा जो होगी n/2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1, और तीसरी भुजा जो होगी n/2 और पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1 मतलब कहने का n/2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक, जैसे आप समझो, अभी हम समझा देते हैं। ठीक है, ये देख लिए ना, ये जो होगी ये सबसे छोटी होगी और ये भुजा सबसे बड़ी होगी। सम संख्याओं में भी ये सबसे छोटी भुजा होगी और ये क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी। ठीक है, जैसे अभी हम समझाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। एक सेकेंड भैया, बस एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, सवाल के साथ समझा देते हैं, तब समझ जाओगे, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, बस एक सेकेंड देखो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं किसी त्रिभुज की पहली भुजा। ठीक है, जैसे मान लेते किसी त्रिभुज की पहली भुजा विषम संख्या है। ठीक है, जैसे मान लो एक त्रिभुज हमने बना लिया। ठीक है, मान लेते हैं इसी त्रिभुज की पहली भुजा विषम संख्या है। ठीक है, 3 है, तो मान लेते हैं पहली भुजा 3 है, तो दूसरी भुजा क्या होगी ये पता करना है। तो करना क्या है, अगर n का मान 3 है तो यहाँ पे 3 की वैल्यू रखो, 3 का स्क्वायर 9 में से 8 और 8 का आधा करेंगे तो कितना होगा 4, तो दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी 4। ठीक, और सबसे बड़ी भुजा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 में 1 जोड़ेंगे 10, और 10 का आधा कितना होगा 5, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी 5। कहने का मतलब किसी त्रिभुज को निकालना है तो उसके सबसे छोटी भुजा 3 है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी 5 और बीच वाला 4 होगा। ठीक है, इसमें भी देखते हैं, अगर मान लो किसी त्रिभुज की सम संख्या है, इस सवाल को ही देख लेते हैं, जिसकी सबसे छोटी भुजा, देखो सबसे छोटी भुजा में दिया सम संख्या ना, तो ये भी सम संख्या से संबंधित सवाल। मान लेते हैं सबसे छोटी भुजा क्या है हमारे पास 8 है, तो दूसरी भुजा निकालेंगे तो 8/2, 8/2 का मतलब 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 16 में से 1 गया तो कितना होगा 15, तो दूसरी भुजा कितनी आएगी 15, और सबसे बड़ी भुजा निकालो। n की जगह क्या रखते हैं 8, 8/2 कितना होगा 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 16 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17। बात समझ गए। कहने का मतलब अगर सम संख्याओं में त्रिभुज की पहली भुजा सम संख्या में तो ये फार्मूला लगाएंगे, और विषम संख्या में तो ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इस ऑप्शन में ये उत्तर पूछ रहा है इसमें से कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। मतलब कहने का मतलब सबसे छोटी भुजा क्या थी 8 थी, तो इनकी 2 भुजाएं ज्ञात करनी। तो इसमें से ऑप्शन देखो, सबसे छोटी भुजा 8 होगी, उससे बड़ा 15 होगा, उससे बड़ा 17 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए। बस एक चीज़ ये याद रखना कि अगर विषम संख्याएं हैं और उनके बीच के अंतिम 2 बड़ी भुजाओं के बीच का जो अंतर होगा ना, बस यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखना कि अगर मान लो किसी त्रिभुज की विषम संख्याओं के बारे में बताना कि अंतिम 2 भुजाओं के बीच का अंतर हमेशा क्या होगा, अंतर हमेशा कितना होगा 1। अगर किसी त्रिभुज की पहली भुजा सम संख्याओं में और ट्रिपलेट निकालोगे तो अंतिम 2 भुजाओं के बीच का गैप कितने का होगा, या फिर कह लें अंतर कितने का होगा 2 का होगा। बस इतना आप याद रखना। ठीक है, कि विषम संख्याओं में हो तो उसके अंतिम 2 भुजाओं के बीच का अंतर 1 होगा, और सम संख्याओं में हो तो अंतिम 2 भुजाओं के बीच का अंतर कितना होगा 2 का होगा। ठीक है, इतना। ठीक है, हमें यहाँ से करना था। ठीक है, जैसे समझिए पहला प्रश्न कर है कि z का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 417 Z8 9 से विभाज्य हो। तो कहने का मतलब ये कि z पे कौन सा, z की जगह कौन सी वैल्यू रखा जाए कि वो 9 से पूरी तरीके से कट जाए। ठीक है, विभाज्यता के कुछ नियम है, उसको भी आप समझ लो पहले कि विभाज्यता का नियम क्या होता है। सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या के यदि अंतिम अंक किसी भी संख्या का, ध्यान से सुनिएगा, कि यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 से कट जाए तो वो संख्या भी पूरी तरीके से 2 से कट जाएगी। जैसे 126, इसका अंतिम संख्या क्या है 6, तो ये संख्या भी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी 2 से कट जाएगी। अगर मान लो अगर आपको दे दे 125, इसका अंतिम संख्या क्या है 5 है, क्या ये 2 से कटेगी, नहीं कटेगी ना, तो ये संख्या भी 2 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी और ये संख्या कट जाएगी। ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से कट जाए तो वो संख्या भी 2 से पूरी तरीके से कट जाएगी। 3 से विभाज्यता का नियम ये होता है
3 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि यदि सभी संख्याओं का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या भी पूरी तरीके से 3 से कट जाएगी। जैसे मान लेते 130, इनको ऐड करो तो 1 2 3 ऐड करोगे तो कितना 3 2 5 और 1 6। सभी संख्याओं का योग कितना हुआ 6, और 6 3 से कटता है कि नहीं कटता है, कट जाता है। 6 3 से कटता है ना, तो ये संख्या भी 3 से क्या होगी, कट जाएगी। 3 से विभाज्यता का नियम यही होता है कि यदि सभी संख्याओं का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब आते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। जैसे 2 के लिए था कि उसके अंतिम संख्या को हम देखते थे, वैसे ही 4 के लिए लास्ट से 2 संख्याएं देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएं तो वो संख्या भी पूरी तरीके से 4 से कट जाएगी। जैसे आप देखो 166 ले लेते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, बताओ एक इसके आगे हम बढ़ा लेते हैं, चलो 2166। हमको बस देखना है अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 66 है, क्या ये 4 से कटती है? 4 एकम 4 2 हो गया, नहीं कटेगा। अगर हम मान लेते हैं 2124 कर दें तो अब बताओ क्या अंतिम 2 अंक 4 से कटेंगे कि नहीं कटेंगे? कट जाएंगे, तो ये नंबर भी 4 से पूरी तरीके से कटेगा और ये नंबर 4 से पूरी तरीके से नहीं कटेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 5 के नियम। 5 का नियम क्या होता है? 5 का नियम होता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो, किसी भी संख्या का यदि अंतिम अंक 0 या फिर 5 हो तो वो संख्या पूरी तरीके से 5 से क्या होगी, कट जाएगी। जैसे मान लो हमको का 15 देख लो, 20 देख लो, अंतिम अंक क्या है 5 है, तो ये संख्या भी 15 भी पूरी तरीके से 5 से कट जाएगी। अंतिम अंक 20 में अंतिम अंक क्या है 0, तो 20 भी पूरी तरीके से 5 से क्या हो जाता है, कट जाता है। कहने का मतलब किसी भी संख्या को हमें अंतिम अंक देना, अगर अंतिम अंक क्या हो 0 आ जाए और 5 आ जाए तो वो संख्या भी पूरी तरीके से 5 से कट जाएगी। ठीक है, हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो 5 के लिए नियम क्या था? 5 के लिए क्या देखते हैं? 5 के लिए देखते हैं कि अंतिम अंक क्या होने चाहिए, अंतिम अंक क्या होने चाहिए 0 और 5 होने चाहिए। क्या होने चाहिए 0 और 5 हो तो वो अंक भी पूरी के तरीके से 5 से, वो संख्या भी पूरी तरीके से 5 से कट जाएगी। ठीक है, 6 के लिए नियम ये है, 6 के लिए नियम देख लो आप। 6 के लिए नियम ये है कि यदि किसी भी संख्या में हम चेक करना है कि भैया वो संख्या 6 से कटती है या नहीं कटती, ये चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, उस संख्या में यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए, यदि भी कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए तो वो संख्या भी पूरी तरीके से 6 से कट जाएगी। जैसे आप देखो, हम मान लेते हैं 124 बताओ 2 से कटता है या नहीं कटता है? 2 से पूरी तरीके से कट जाएगा। 3 से कटता है या नहीं कटता है? 3 की विभाज्यता का नियम यही था, सबको जोड़ लेते हैं तो 4 2 6 और 1 7, 3 से तो नहीं कटेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये 2 से कट रहा है, 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, तो ये संख्या भी 3 से पूरी तरीके से नहीं कटेगी। अभी जैसे मान लेते कोई संख्या ले लेते हैं 36 ले लो, अभी ये हमें चेक करना है कि 36 6 से कटता है या नहीं कटता है, तो ये पहले आप चेक करो, ये 2 से कटता है कि नहीं कटता है? 2 से कट जाता है, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। 36 9 3 में भाग दो कट जाएगा, तो 36 भी पूरी तरीके से 6 से कट जाएगा। कहने का मतलब 6 से नियम यही है कि यदि भी कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए तो वो संख्या भी पूरी तरीके से 6 से कट जाएगी। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है ना, इसको हम पूरी रब कर देते हैं। ठीक है, देखना, फिर हम चलते हैं 7 की विभाज्यता के नियम। ठीक है, 7 के लिए नियम देख लेते हैं। ठीक है, इन सबको हम मिटा देते हैं। ठीक है, 7 के लिए नियम क्या है ये भी देख लो। 7 के लिए नियम जैसे मान लो, 7 के लिए समझ लो थोड़ा सा। जैसे मान लो हमें चेक करना है कि 343 7 से कटता है या नहीं कटता है। इसके लिए क्या करते हैं, अंतिम संख्या में सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से गुणा करते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे 3 दूना के 6। 7 के लिए नियम होता है कि अंतिम संख्या में 2 से गुणा करेंगे और शेष बची हुई संख्याओं में से वो संख्या घटा देंगे। जैसे मान लो 3 से हमने गुणा किया, 2 से कितना आया 6। अब बची हुई संख्या कितनी थी 34 में से 6 को हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 28। कितना आएगा 28। अब बताओ आप 28 7 से कटता है या नहीं कटता है?
कट जाता है तो ये संख्या भी पूरी तरीके से क्या होगी, कट जाएगी। फिर से एक बार समझना, 7 के लिए नियम क्या है, 7 ये किसके लिए नियम है, ये 7 के लिए, किसके लिए नियम है, ये 7 के लिए रूल है, किसके लिए रूल है, 7 के लिए, ठीक है। जैसे हमको चेक करना, किसी भी नंबर को चेक करना है कि वो 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। करना क्या, उस संख्या के अंतिम अंक को लीजिएगा और अंतिम अंक में 2 से गुणा कर दिएगा, हो जाएगा। जैसे हमने अंतिम अंक में 2 से गुणा किया, कितना आया 6, और बची हुई अंक और शेष बची हुई संख्या, शेष यही संख्या है ना, शेष बची हुई संख्या में से वो संख्या का कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। और घटाने के बाद जो संख्या बच जाए छोटी करते चलेंगे ऐसे ही, और छोटा बच गया। अब 28 होगा, 28 में तो आप जानते हो 7 से भाग चला जाएगा या नहीं चलेगा। तो जब संख्याएं छोटी हो जाए तो चेक कर लेना अपने मन में कि 7 से कटेगा या नहीं। जैसे हमने चेक कर लिया 28 7 से कटता है, तो इसका मतलब ये भी है 7 से पूरी तरीके से क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। 8 के लिए नियम ये है, देख लो आप, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। इस पूरे को हम एक बार रब कर देते हैं, ठीक है। 7 के लिए आप जान चुके हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधे 8 पे, ठीक है। 8 के लिए नियम क्या है, मेरे भैया रुक जाओ एक सेकेंड बस। 8 के लिए देखो, 8 के लिए नियम क्या है, जैसे 2 के लिए अंतिम अंक देखते थे, 4 के लिए अंतिम के 2 अंक देखते थे, किसी भी संख्या के अंतिम 2 ही अंक देखते थे ना 4 के भाग के लिए, वैसे ही 8 के लिए उस संख्या के, जिस संख्या में हमें भाग देना है, उस संख्या के अंतिम 3 अंक देखते हैं। कितने अंक देखेंगे, अंतिम 3 अंक देखेंगे, ठीक है। कौन से अंक देखेंगे, अंतिम 2 अंक देखते हैं, ठीक है। अंतिम 3 अंक, सॉरी, कितने अंक देखेंगे, अंतिम 3 अंक। जैसे हमें चेक करना है इसमें कौन सा 8 से कटता है, तो हमें पूरी संख्या को नहीं देखना है, हमको लास्ट 3 संख्याएं देखनी है। अब ये बताओ 230 8 से कटता है या नहीं कटता है, ये नहीं कटता है, तो ये संख्या भी 8 से पूरी तरह से नहीं कटेगी। इसको चेक कर ले, हमें बस अंतिम संख्या देख, अंतिम संख्या कितनी है, 240 80 से 8 से कटता है या नहीं कटता है, कट जाता है, तो ये 12 भी 140 भी पूरी तरीके से 8 से कट जाएगा, ठीक है। 9 के लिए देख लो आप, जैसे 3 के लिए नियम था वैसे ही सेम 9 के लिए। 3 के लिए नियम क्या था कि यदि सभी संख्याओं का योग करने पे यदि वो संख्या पूरी तरीके से 3 से कट जाए तो वो संख्या भी कट जाती थी। वैसे 9 के लिए क्या है कि सभी संख्याओं का योग करेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो जोड़ने के बाद जो भी आता वो नंबर पूरी तरीके से 9 से कटता है या नहीं, कट जाए तो वो संख्या भी कट जाएगी। जैसे अब देखो हम 1 2 7 5 ये ले लेते हैं, हमें चेक करना है कि ये 9 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो करना क्या, इन सबको जोड़ लो, तो 2 1 3 7 3 10 10 5 15, जोड़ने पे कितना आया 15, 15 9 से कटता है, नहीं कटता, तो ये संख्या भी नहीं कटेगी। और कोई नंबर देखना हो, जैसे इसी के आगे हम कोई संख्या बढ़ा लेते हैं, 1 2 7 5 3 और बढ़ा लेते हैं। अब बताओ ये कटेगी या नहीं कटेगी, जोड़ लो, 1 2 3 3 7 10 10 5 15 15 और 3 18, जोड़ने पे कितना आया, इसको जोड़ने पे कितना आया 18। अब आप बताओ 18 9 से कटता है या नहीं कटता है, कट जाता है, तो ये संख्या भी पूरी तरीके से क्या होगी 9 से कट जाएगी, ठीक है। 10 के लिए आप जानते ही हो, 10 के लिए नियम क्या होता है कि जैसे 5 के लिए था कि अंतिम अंक देखते थे, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, वैसे ही 10 के लिए नियम क्या होता है, उस जिस संख्या में हमें भाग देना है उस संख्या के अंतिम अंक में क्या होना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी तो वो अंक संख्या पूरी तरीके से 10 से कटेगी, ठीक। 11 के लिए एक बार बता देते हैं और उसके बाद सवाल पे चलते हैं, ठीक है। 11 के लिए आप देख लो बस, उसके बाद सीधे हम चलते हैं सवाल पे, ठीक है। 11 के लिए देख लो आप, 11 के लिए नियम क्या होता है, मतलब कहने का मतलब जैसे मान लो एक सवाल दे देते हैं 1331 121, हमें चेक करना है ये 11 से कटते हैं या नहीं कटे। तो करना क्या, सम प्लेस, जैसे मान लो सम प्लेस माइनस विषम प्लेस का अंतर देखते हैं, सम प्लेस माइनस विषम प्लेस, जैसे हम समझो आप यहाँ पे समझा देते हैं, सम स्थान माइनस विषम स्थान का अंतर 0 आए 11 आए या फिर 11 का मल्टीपल है, क्या आ जाए मल्टीपल का मतलब गुणांक, मल्टीप्लाई मतलब 11 से जिसमें मल्टीपल हुआ हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो हमें चेक करना है सम स्थान, ये देखो ये दूसरे स्थान पे या फिर ये चौथे स्थान पे, तो 3 और 1 4, 3 और 1 4,
माइनस विषम स्थान देखो 3 और 1 4, तो 4 में से 4 चला गया तो कितना आया 0। तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, हमने बताया ना कि सम प्लेस माइनस विषम प्लेस का अंतर देखेंगे। अगर अंतर 0 आ जाए, 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो 11 से कट जाएगी। हमने देखा, इसको हमने चेक किया तो 4 - 4 0 आया। इसका मतलब ये भी संख्या भी पूरी तरीके से क्या होगी 11 से कट जाएगी। उसको चेक करना है 121 को। अब बताओ, ये रहा सम प्लेस पे क्या है 2, इसको यहीं पे कर देते हैं। सम प्लेस पे कितना है 2, माइनस विषम प्लेस पे क्या 1 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 2, 2 - 2 करेंगे तो कितना होगा 2 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब वो भी 11 से क्या होगा पूरी तरीके से कट जाएगी। कहने का मतलब 11 के लिए नियम यही होता है कि सम स्थान माइनस विषम स्थान, या फिर कह लो विषम, या फिर कह लेते हैं विषम स्थान माइनस सम स्थान का अंतर घटाने पे 0 आए, 11 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए तो वो संख्या भी पूरी तरीके से 11 से क्या होगी कट जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सवाल पे। ठीक है, सवाल क्या है, सवाल कह रहा है z का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या इतना। संख्या क्या दिया हुआ है हमें संख्या दिया है 4 1 7 z और 8। पूछ रहा है कि z के स्थान पे कौन सी संख्या रख दी जाए कि वो 9 से कट जाए। तो 9 से नियम क्या था कि यदि सभी संख्याओं का योग करने पे और उसके बाद फिर 9 से चेक करते थे भाग होगा या नहीं होगा। चेक कर लो, जैसे इसको हम समझा देते फिर से एक बार समझ लो, थोड़ा गलती हो रहा है तो फिर से एक बार ध्यान देना। 9 के लिए नियम यही होता है ना कि सभी संख्याओं का योग करते हैं। तो योग करो 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 प्लस z, यही हुआ। अब आप बताओ 20 में क्या जोड़ दें कि वो 9 से पूरी तरीके से वो संख्या कट जाए। तो 20 में सर 6 जोड़ोगे तो 26 होगा, 26 9 से कटता है नहीं कटता, ये ऑप्शन नहीं होगा। 20 में 9 जोड़ेंगे तो 20 9 29 होगा, 9 से कटेगा नहीं कटेगा। 20 में 7 जोड़ दे तो 27 होगा, 27 पूरी तरीके से 9 से कटता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी। 9 के लिए समझ गए आप, फिर से एक बार समझना कि 9 के लिए नियम क्या होता था कि सभी संख्याओं का योग करने पे यदि संख्या 9 से कट जाती थी तभी तो वो संख्या 9 से पूरी तरीके से कटती थी ना, बस यही। तो हमने जोड़ा 20 आया, 20 में इसमें हमने चेक किया भैया क्या रखा जाए कि वो 9 से कट जाए। तो हमने एक एक करके चेक कर लिया कि 20 में क्या जोड़ देंगे, 7 जोड़ेंगे तो 27 होगा, 27 9 से कट जाए। तो इसका मतलब इसके जगह हम क्या रख देंगे कि पूरी तरीके से कट जाएगा। इसका मतलब z के जगह हम क्या रख दें 7 रखेंगे तो ये संख्या पूरी तरीके से 9 से कट जाएगी। ठीक है, अब अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक, अगला सवाल कह रहा है यदि 2160 बराबर 2 पे पावर a गुणे 3 पे पावर b गुणे 5 पे पावर c तो 3 पे पावर a गुणे 2 पे पावर माइनस b गुणे 5 पे पावर माइनस c का मान क्या होगा। सॉल्व करते हैं। सबसे 2 3 5 के पावर में है ना, सबसे पहले क्या करते हैं 2160 का एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं 2160 का क्या कर देते हैं एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2160 का एलसीएम 2160 का एलसीएम लो, कट करते हैं 2 एक कम 2, 2 बटे 16 1080 होगा। अरे करना 2 दापे भी से गया, 2 बटे 16 ऐसे भी कर सकते हो। 2 बचे 10 और 2 चौका 8 540। फिर कट करते हैं 2 दूना के 4 और ये होगा 2 सत्ते 14। इसको कट करते हैं 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 बचे 10 135 हुआ। फिर 3 से कट करो करेगा 5 3 8 कट जाएगा तो 3 चौका 12 और 3 बचे 15। फिर कट करते हैं 3 से 3 एकम 3, 3 बचे 15। फिर काटते हैं 3 से 3 बचे 15। फिर काटते हैं 5 एकम 5। पावर पे लिख लो, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 गुणे 3 पे पावर 3 गुणे 5 पे पावर 1 लिख सकते हैं। आप देखो 2 कितनी बार आया 4 बार, तो हमने लिख लिया 2 पे पावर 4। 3 कितनी बार आया 3 बार, तो 3 हमने लिख लिया 3 पे पावर 3। 5 कितनी बार आया 1 बार, हमने लिख लिया 5 पे पावर 1। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं बराबर क्या दिया था 2 पे पावर a गुणे 3 पे पावर b, 3 पे पावर क्या था b गुणे 5 पे पावर क्या था c। कंपेयर कर लेते, इसको कंपेयर करेंगे 2 से, इसको हम इससे कंपेयर करते 2 से 2 कट गया तो a बराबर 4, b बराबर तुलना करने पे देख लेना 3 और c बराबर a। अरे 2 से 2 कट जाएगा तो a बराबर 2, 3 से 3 कट जाएगा तो b बराबर 3, 5 से 5 कट गया तो c बराबर
1। अब यहाँ पे इस ऑप्शन में ले जाके रख देते हैं, एक बार रख लो। 3 था, ए का मान कितना 4 रख लेते हैं, इंटू 2 था, बी का मान कितना आया 3, तो ये हो जाएगा -3, इंटू 5 था, 5 पे 1, तो ये हो जाएगा -1। इसको यहाँ पे सॉल्व कर दो, करेंगे 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 4 का मतलब होगा 3 9 99 के 81, तो 3 पे पावर 4 का मतलब कितना होगा 81 गुणे, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना 1/2 पे पावर 3, ये माइनस में है, इसको हम क्या कर देते हैं उल्टा करेंगे, तो ये क्या जो माइनस है वो किस में चला जाता है प्लस में, ये भी माइनस में, इसको भी हम उल्टा कर देते तो ये कितना हो जाएगा 1/5 पे पावर 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 81, ये होगा गुणे 1/8 होगा, और ये होगा इंटू 1/5 मल्टीप्लाई कर दे तो ये होगा 81 बटा में 8 × 5 = 40। अब तो कैंसिल होगा नहीं, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी। समझ गए होंगे आप, उम्मीद है।